डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम इस पार्ट में राज्यसभा एवं लोकसभा से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी हमें ये बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 76 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 78। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75 बी ऑप्शन। यानी अनुच्छेद 75 में साफ उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। हालांकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की संसद से अभिप्राय है। ऑप्शन ए राज्यसभा तथा लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा तथा लोकसभा एवं राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। इसका राइट आंसर होगा भारत की संसद से अभिप्राय है ऑप्शन बी राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 79 में साफ शब्दों में उल्लेखित है कि भारत के संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा 2 सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। आपको पता है राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता। लेकिन ऑप्शन ए प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन बी प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन सी प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। और ऑप्शन डी प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा है उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों चुनकर आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी उपराष्ट्रपति। आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया हुआ है कि वे संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 18 खंड 4 में किया हुआ है। तो इसका सही आंसर है सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। आइए अब देखते हैं 5वां प्रश्न। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था है, संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है, संयुक्त समिति निर्णय लेती है, संयुक्त समिति का कोई प्रावधान नहीं है। यानी संविधान संशोधन प्रस्ताव पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की, ये जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो सकता है?
तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। यानी संसद के दोनों सदनों में अगर गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक नहीं हो सकती अगर संविधान संशोधन प्रस्ताव है या विधेयक है तो। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अभी मैंने चर्चा भी की थी उसकी। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी अनुच्छेद 106, ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून यानी विधान बनाने की शक्ति देता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 226 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 249। तो संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्योंकि आपको पता है राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की पहल कर सकती है, यानी संसद को राज्यसभा अधिकार दे सकती है कि वे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 है हमारा, किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है? या इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है? धन विधेयक को, नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा में परिवर्तन, ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो संसद में निम्न में से जो विधेयक हैं उनको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तो एक तो धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की अनुमति से ही, पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है लोकसभा में, और नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयक। यानी हमारा राइट आंसर हो गया डी, ए और बी दोनों सही है। यहाँ धन विधेयक भी और नए राज्यों का निर्माण एवं सीमा में परिवर्तन भी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन कब होने चाहिए, कितने होने चाहिए? इसके बारे में ये दिया हुआ है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन ऑप्शन ए वर्ष में 2 बार होने चाहिए और दोनों अधिवेशनों के मध्य 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार होने चाहिए और दोनों अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी वर्ष में 2 बार होने चाहिए और दोनों अधिवेशनों के मध्य 4 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन डी वर्ष में 3 बार होने चाहिए और दोनों अधिवेशनों के मध्य 2 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के वर्ष में 2 अधिवेशन होने चाहिए और दोनों अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी जो अधिवेशन समाप्त हुआ है उसकी समाप्ति की तारीख और आने वाले अधिवेशन की पहली तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, केशवानंद भारती के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था वह था, निम्न में से हमें बताना है कौन सा निर्णय था। ए, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। बी, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। सी, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित कर सकती है। डी, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती में निर्णय दिया था संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सही कथन नहीं है। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य लोकसभा सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा से ही पारित होकर लोकसभा में जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमें देखना है, और हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। हमारा राइट आंसर ए होगा, क्योंकि सही कथन नहीं है। हमें गलत कथन बताना था, तो गलत कथन है राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य मिलकर करते हैं। इसलिए यहाँ पर केवल राज्यसभा दिया हुआ है, इसलिए कथन सही नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन है, बाकी कथन सही हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्य संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 543 हो सकती है। ऑप्शन बी 545 हो सकती है। ऑप्शन सी 552 हो सकती है। और ऑप्शन डी 550 हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 552 हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। निर्वाचित सदस्य संख्या इसकी 543 है, जबकि अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? तो इनमें से हमें देखना है, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। ऑप्शन बी चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। ऑप्शन सी चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो। और यहाँ पर तीनों ही सही हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बनेगा यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, यदि वो चुनाव के खर्चे का ब्यौरा समय पर ना दे, उसमें असफल हो, चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दे दिया जाए। तो यहाँ पर तीनों ही सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? ए 1950 में, बी 1957 में, सी 1952 में, डी 1956 में। और हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952 में। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था। ठीक है, और हमारा राइट आंसर हो गया 1952। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिए? अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 390, डी अनुच्छेद 380। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी सीधे जनता द्वारा, और ऑप्शन डी लोकसभा के बहुमत वाली पार्टी द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
यानी इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को आहूत कर सकता है। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित कर सकता है। ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन को स्थगित कर सकता है। और ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है। यानी हमें इनमें जो कथन सही नहीं है वो बताना है कि भारत का राष्ट्रपति से संबंधित यहाँ 4 दिए हुए ऑप्शन, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है। क्योंकि आपको पता है ये जो ऑप्शन है डी, ये गलत कथन है और हमें गलत कथन ही बताना है जो सही नहीं है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि आपको पता है संसद का राज्यसभा स्थायी सदन होता है, तो उसे तो भंग किया ही नहीं जा सकता। और यहाँ दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों को भंग किया जा सकता है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन डी हुआ। वैसे ये कथन सही नहीं है और हमें सही कथन ही छांटना था। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है क्योंकि ऑप्शन ए, शासन का संचालन संसद करती है। ऑप्शन बी, भारत की संसद सर्वोच्च है। ऑप्शन सी, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। ऑप्शन डी, भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। और आपको बता दूं कि जहां संसदीय व्यवस्था होती है वहां कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कि भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय व्यवस्था है क्योंकि भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न नंबर 19। और प्रश्न नंबर 19 है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में, यानी दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा को बराबर शक्तियां किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए, सरकार को हटाने के विषय में। ऑप्शन बी, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। ऑप्शन डी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। तो दोनों सदनों को इन ऑप्शन में से जो बराबर शक्तियां हैं वो है संविधान में संशोधन करने के विषय में। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संविधान में संशोधन करने के विषय में एक समान शक्तियां हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न नंबर 20। और प्रश्न नंबर 20 है हमारा, लोकसभा भंग होने की स्थिति में निम्न में से किन विषयों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता? यानी लोकसभा भंग हो जाए, इस स्थिति में निम्न में से किन विषयों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा लोकसभा के भंग होने का? ऑप्शन ए, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक। ऑप्शन 2, लोकसभा में लंबित सूचनाएं, प्रक्रिया एवं प्रस्ताव। ऑप्शन 3, संसद की संयुक्त बैठक उस अवस्था में जबकि लोकसभा भंग होने से पहले संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी गई हो। और नंबर 4, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया विधेयक। तो यहाँ हमें ये बताना है कि लोकसभा के भंग होने की स्थिति में इनमें से किन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 है, लोकसभा में लंबित सूचना, प्रक्रिया प्रस्ताव पर, संसद की संयुक्त बैठक उस अवस्था में जबकि लोकसभा भंग होने से पहले संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी गई हो, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया विधेयक। इन तीनों पर लोकसभा के भंग होने का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि राज्यसभा में जो लंबित विधेयक है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 21। और प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भंग कर सकता है। तो हमें बताना है यहाँ किसकी सलाह से भंग कर सकता है समय से पूर्व। तो ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति की सलाह पर। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर।
और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। और प्रश्न नंबर 21 का हमारा राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 22। और प्रश्न नंबर 22 है हमारा प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो ऑप्शन ए है सर्वाधिक उम्र का सांसद बनता है। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे वो बनता है। ऑप्शन सी लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बनता है। तो प्रधानमंत्री कौन बनता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा में बहुमत दल का नेता। यानी राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत है या लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, वही प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 23। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। यानी राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के सीटें निर्धारित की गई है, तो वो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो निम्न में से इनमें से किस बात पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए राज्य की जनसंख्या पर, ऑप्शन बी राज्य का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य की जनसंख्या पर। यानी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 24। और प्रश्न नंबर 24 है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। यानी किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो इसके लिए संसद की संयुक्त बैठक दोनों सदनों की कौन बुलाता है। ऑप्शन ए राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों में अगर गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी राष्ट्रपति। और अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 108 में ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर राष्ट्रपति है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। और प्रश्न नंबर 25 है हमारा राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। यानी राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से जो चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं उनका चुनाव निर्वाचन कौन करता है। ऑप्शन ए विधानसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन बी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी विधानमंडल के सभी सदस्य और ऑप्शन डी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी राज्यसभा से के लिए प्रत्येक राज्य से जो प्रतिनिधि जाते हैं उनका निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। और प्रश्न नंबर 25 का राइट ऑप्शन बी है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा है कि आपको आज के ये प्रश्न समझ में आए भी होंगे। अगले पार्ट में फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।